हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के सभी वीडियो का आनंद फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का अंतर्गत हमने शुरू किया था हमारा विषय जिसका नाम है इतिहास। और इतिहास में चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये अंग्रेजी सत्ता से जुड़ा हुआ था। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इससे प्रीवियस चैप्टर अगर आपने पढ़ा है कंपनी का फैलता शासन, तो हम लोग बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 के बाद जब दीवानी अधिकार मिल जाते हैं देश में, तो वह ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसे जो है वो शासन करती हैं। इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी। एक तो यूरोप में फसलों का जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी इंडिया के फसलों की, तो लोगों ने जो ब्रिटेन के जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने इंडियंस पर बहुत ज़्यादा फसलें उगाने का जो है वो भार बना दिया था, मतलब दबाव बनाया था, खासकर नील की खेती को लेकर के। और ये जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने भारत से राजस्व वसूलने के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व वसूल करने के लिए इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी। अब वो पॉलिसीज आपको तो पता है क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको पता किया था, हमने इसको डिस्कस किया था। वो क्या क्या था? वो था आपका जमींदारी सिस्टम जो समझते हैं, उसमें 3 तरह के सिस्टम थे। एक तो स्थायी बंदोबस्त जिसमें जमीन को सुधार करने के लिए लाया गया था, रैयतवारी, महालवारी, ये 3 प्रकार के बंदोबस्त लाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और इन्हीं 3 प्रकार के बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज करेंगे हम लोग खास बात जिसका नाम है नील की खेती। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इंग्लैंड को या यूरोपियन देशों को जिस चीज़ ने आकर्षित किया था उस समय वो नील की खेती थी। क्योंकि नील का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था पूरी दुनिया में, लगभग आधा प्रोडक्शन रह गया था पूरी दुनिया में। और इसी वजह से उनको सबसे बड़ा एक दूसरा स्रोत चाहिए था जहाँ से नील की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि नील की खेती के लिए भारत को क्यों चुना गया, उसका कारण था, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोबारा से मैं आपको बता दूं कि क्या कारण था कि भारत को नील की खेती के लिए चुना गया। क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर गर्मी बहुत अच्छी गिरती है, और इसी गर्मी के गिरने की वजह से यहाँ पर नील का पौधा बहुत अच्छा उगता है। और यहाँ की जो नील के पौधे की जो क्वालिटी है, जो नील का प्रोडक्शन होता है, वो बहुत उत्तम किस्म की होती है। और इसी वजह से जो कलर निकलता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। और भारत की नील के जो कलर की जो चमकदार होती थी वो यूरोपियंस को बहुत पसंद आती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब तक भाई अंग्रेजों का इंटरेस्ट पैदा हुआ इंडिया में, तो उसका मेन कारण था यहाँ का जलवायु और यहाँ की खेती की वजह से। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगह नील की खेती होती थी, लेकिन वहाँ लगभग सभी जगहों से नील के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों ने वहाँ बंद कर दिया था। अब उनको लगा कि नया ऑप्शंस क्या है, हमारे अंडर में इंडिया था, तो इंडिया के किसानों को जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो अंग्रेजी सत्ता के नीचे दबे हुए थे। तो वही शुरुआत करते हैं कि नील की खेती कैसे होती है, समझते हैं कि नील की खेती कैसे होती है। तो सीधी बात है कि इंडिया में नील की खेती के 2 प्रकार थे। एक वो जो इसे निज खेती के नाम से जानते थे, और दूसरी खेती जिसको रैयती खेती के नाम से जानते थे। तो दोनों समझते हैं कि क्या है। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, एक था निज खेती और दूसरा था रैयती खेती। निज खेती व्यवस्था में कुछ बागान मालिक होते थे जो जमीन लीज पर लेकर के और किसानों से काम करवाते थे। जैसे मान लो कि मैं बागान मालिक हूँ और मैंने 1000 एकड़ जमीन ले ली है। अब उस 1000 एकड़ जमीन में मैं निवेश करूँगा और किसानों को लाकर वहाँ मजदूरों को लाकर काम करवाऊंगा और प्रॉफिट कमा लूँगा। ये निज खेती थी। दूसरी होती है रैयत खेती। रैयत का मतलब होता है कि अब आपको बागान मालिक को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या है, आप जो है मतलब जो बागान मालिक है वो खेती नहीं करेंगे, बल्कि बागान मालिक रैयतों से अनुबंध कर लेंगे, मतलब किसानों से जिनके पास ज़मीनें होगी। अब उनको कर्ज दे करके जो है वो बागान मालिक उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे और जो भी फसल आएगी उसको उनसे ले लेंगे। तो ये निज खेती और रैयत खेती में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब क्या है, निज खेती
की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, वो किसी और की जमीन पे नहीं, अपनी जमीन पे, और नहीं मिलती तो खरीद लेते, कुछ समय के लिए लीज पर भी ले लेते, तो वो हुई तो अपनी ना। तो नीज खेती में व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, दूसरे जमींदार से भाड़े पर ले लेते थे जमीन, और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। भाड़े पर भी जमीन ले सकते थे कि भाई 5 साल 10 साल के लिए ले ली। इतना खोट, आजकल बटाईदार या खोट चलता है इंडिया में कि आप किसी को बटाईदार रख लो और बोलो कि आप इतना पैसा लोगे और अपना खेती करोगे। वैसे ही अंग्रेज उस समय करते थे, लेकिन बहुत कम फायदा मिलता था मजदूरों को। तो मजदूर लगा करके क्या करते थे, वो नील की खेती करवाते थे या करने का प्रयास करते थे। अब ये निज जो खेती है, जो निज खेती है, ये जो बागान मालिक खुद करते थे, इसकी समस्या क्या थी, इसकी समस्या समझ लेते हैं। समस्या ये थी कि नील की खेती के लिए उपजाऊ जमीन की बहुत आवश्यकता होती थी। नील की खेती कोई ऐसी वैसी जमीन में नहीं होती थी, नील की खेती उपजाऊ खेती में ही होती थी। अब आप खुद सोचो, उपजाऊ खेती पे नील की खेती कर लेंगे तो फिर दूसरी फसलें कहाँ उगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए अब भी नील की खेती से बढ़ करके गेहूं था, अनाज था। ये अनाज की खेती भी तो करना पड़ेगी ना, धान की खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, नील तो नहीं खा सकते। लेकिन नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तो बहुत उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और नील की खेत के लिए जो है बड़े बड़े खेतों के बड़े बड़े भूखंड चाहिए, बड़े बड़े फार्म चाहिए थे, खेत चाहिए थे। छोटे खेत में फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो बड़े बड़े खेतों की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, बागान मालिकों ने क्या किया, जो नील की फैक्ट्रियाँ होती थी उसी के आसपास पट्टे पर जमीन, पट्टे पर मतलब कुछ समय के लिए लीज पर जमीन लेने का प्रयास किया, और उस फैक्ट्री, जो भी वहाँ उनकी फैक्ट्री होती, चाहे वो बम्बई की बात हो, चाहे मद्रास की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, तो बंगाल की जो उनकी फैक्ट्री थी उसके आसपास, क्योंकि उनको पता था कि पास पास ही रहेंगे खेत तो जल्दी लाने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का समस्या था उस समय। तो उनने क्या किया कि फैक्ट्री के आसपास वाले इलाकों की ज़मीनों को पट्टे पर खरीदना शुरू कर दिया ताकि नील की खेती हो जाए। अब दिक्कत ये है ना कि वहाँ के जो लोग थे उनको आपने हटाया, किसानों को हटवा दिया गया। अब आप किसी व्यक्ति को अपनी ही ज़मीन से हटवाओगे, उसकी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसकी मर्जी के खिलाफ उसको हटवाओगे तो क्या होगा, फिर टकराव तो होगा। इसी वजह से अंग्रेजों के बीच में, यानी इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और वहाँ के जो लोकल किसान और मजदूर थे, इनके बीच में तनातनी हो गई, मतलब व्यवहार बिगड़ते गए और धीरे धीरे टकराव और तनाव दोनों पैदा हो गए। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी। मतलब अब एक तो नील की खेती के लिए इनको मजदूर चाहिए, एक तरफ नील की खेती हो रही है और नील की खेती के समय मजदूर चाहिए, लेकिन उसी समय एक और फसल होती थी इंडिया में बहुत बड़ी, जिसका नाम है धान की फसल। अब उसी समय किसान चाहिए आपको। अब आपको जब मजदूर चाहिए उसी समय, जब धान की खेती कटना होती है तो धान की कटाई की नहीं, खेती तो खराब हो जाएगी। ऐसे में अब क्या है, बागान मालिक जबरदस्ती मजदूरों को खींच लाते थे। तो किसानों को तो समस्या हो गई ना कि भाई जानबूझ करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी फसल बर्बाद कर रही है इनकी फसल के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं क्या था कि मजदूरों की जरूरत भी उस समय ज़्यादा होती थी जब किसान धान में व्यस्त होते थे। अब किसान धान उगाए कि आप क्या मजदूरी करें, बड़ी समस्या दो। तो एक ये निज खेती की सबसे बड़ी समस्या और नील की खेती की निज में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भाई एक तो मजदूर उनको टाइम पे नहीं मिलते थे। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि उस समय दूसरी एक फसल होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से ऐसा होता था। 1 बीघा नील की खेती अगर करना है ना, सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि 1 बीघा नील की खेती अगर करना है तो उसमें 2 हल तो चाहिए कम से कम। मैं तो 1 बीघा की बोल रहा हूँ। मान लो किसी बागान मालिक के पास में 1000 बीघा जमीन है। अगर किसी मकान मालिक के मकान जो बागान है उसके बाद बागान मालिक के पास में 1000 बीघा जमीन है, अगर 1000 बीघा जमीन है तो उसके पास कितने हल चाहिए? उसको 2000 तो हल ही चाहिए, 2000 हल चाहिए और साथ ही साथ 4000 बैल चाहिए। और हल और बैल मेंटेन करने का कितना पैसा होता है सोचो आप। भाई बैल वैसे तो कोई मशीन तो है नहीं जो प्रोडक्शन दे देगा आपको। बैल को दिन भर खिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, कुछ अब 4000 बैल को संभालना है तो कितने आदमी तो लगेंगे कम से कम। तो कुछ मजदूर तो इतने यहाँ ही लग जाएंगे जितने नील की खेती में लग रहे थे। तो एक बड़ी समस्या पैदा ये हुई कि 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए होते थे, एक एवरेज है। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव करना एक बड़ी समस्या थी। कहाँ रखेंगे, बारिश में ख़राब हो जाएंगे, जगह नहीं, कैसे रखना है, चोरी नहीं हो जाए, सब कुछ समस्या थी उनके साथ।
जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल जो हैं वो चावल के खेतों में व्यस्त होते थे। अब मान लो कोई बागान मालिक जो है, ये बोला गया है कि बागान मालिक को कम से कम 1 बीघा के लिए 2 हल खरीदने हैं। एक बागान मालिक के बाद मान लो 1000 बीघा जमीन है तो वो 2000 हल खरीदेगा और 4000 बैल खरीदेगा। तो अगर मान लो नहीं भी खरीदे तो किसानों से उधार ले सकता है कुछ पैसे देकर के, लेकिन जब उसको बैल की जरूरत पड़ रही है, जब उसको हल की जरूरत पड़ रही है, तब वो हल और बैल व्यस्त है कहाँ? किसानों के पास धान की खेती में व्यस्त है। अब एक तरफ तो चल रही धान की खेती, एक तरफ चल रही नील की खेती। तो नील की खेती को अगर बढ़ावा दे तो धान की खेती चौपट हो जाएगी, और धान की खेती को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो खाद्यान्न फसल है। भाई एक बार आप रंग के बिना रह सकते हो, लेकिन खाद्यान्न के बिना, खाने पीने के बिना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वही समस्या हुई। 19वीं सदी के आखिरी तक इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक नील की इस व्यवस्था, अब क्या हुआ, दिक्कत ये हुई कि निज खेती की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बागान मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा है, सब मेंटेनेंस सब कुछ करना है। 19वीं सदी का अंत आते आते ये खेती की संख्या इतनी कम हो गई, कौन सी? नील की खेती, वो भी निज वाली, दूसरी वाली नहीं बता रहा हूं मैं, निज वाली इतनी कम हो गई, केवल 25% भूमि पर ही निज खेती होती थी, बाकी दूसरी भूमि पर रेयती नील की खेती होती थी। बाकी जमीन पर रेयती व्यवस्था के अंतर्गत आता था। रेयती व्यवस्था क्या है वो भी समझते हैं। निज व्यवस्था तो आप समझ गए होंगे कि जहां बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर जो है नील उगा रहा है, या फिर जमींदारों से कुछ हद तक जो है जमीनें पट्टे पर या भाड़े पर लेकर के, लीज पर लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन निज खेती की कुछ समस्याएं थी जो हमने यहाँ पर चर्चा की, खासकर वो हल और बैल की समस्या। जब किसानों को जरूरत है तभी इनको जरूरत है। मजदूरों की समस्या, जब मजदूर ऑलरेडी धान में लगे हुए तब इनको मजदूर चाहिए, तो बड़ी समस्या है। 2-2 फसलों में एक साथ जब कंपटीशन आया तो किसको प्रायोरिटी दी है, बड़ी समस्या है। और अंग्रेज चाहते थे कि नील को प्रायोरिटी दी जाए। अब नील को प्रायोरिटी दोगे तो अगर मान लो भूखमरी फैल गई तो कितने लोग मर जाएंगे देश में। 1770 की कहानी तो हम भूले नहीं हैं। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था, और इसी भीषण अकाल की वजह से वहां पर लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों इतना बड़ा यह वाकया हुआ था। अब बात करते हैं रेत की जमीन पर नील की खेती। रेत मतलब क्या होता है? रेत मतलब होता है किसान, किसान स्वयं, जिसकी अपनी जमीन है, जिसके पास क्या है? अपनी जमीन है। रेत वो जिनके पास अपनी खुद की जमीन है। अब रेत की जमीन पर नील की खेती मतलब अब बागान मालिकों को जब लगा कि निज खेती में प्रॉफिट नहीं है, परेशानी ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन तो मिलता है लेकिन नींद तक नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, सीधे उन्हीं किसानों से कांटेक्ट करते हैं, गांव-गांव जाकर के। बागान मालिकों ने अब क्या करना शुरू किया, तो रेत मतलब वही किसान, किसान से जाकर के एग्रीमेंट किया कि भैया हम आपको कर्जा देंगे, आप हमारे लिए आपके जो खेत थे उसके इतने से बड़े पार्ट पर, छोटे से पार्ट पर नील की खेती करके आप मुझे नील दे दो, बस आप जितना नील दोगे मैं उसके वजह पैसे भी दूंगा आपको और कर्ज भी मिल जाएगा आपको। जिन गांव में लोग मानते नहीं थे वहां के मुखिया को मना के उसके साइन कर लिए, और मुखिया के साइन हो गए तो फिर गांव वालों को करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, मुखिया के साइन करवा लिए, गांव वालों के साइन करवा लिए और उनको दे दिया कर्जा। शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार कर्जा मिल रहा है, ठीक है काम करते हैं नीली तो देना है, छोटे से सिस्टम उगा दो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि नील की खेती जो है सबसे उपजाऊ जमीन पर होती है, न कि कमजोर पर। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे, अनुबंध करते थे लिखित में। कई बार तो गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य किया जाता था। बाध्य मतलब जब गांव के किसान किसी अंग्रेज से मान लो सौदा नहीं करना चाह रहे, अब गांव के किसान अंग्रेज से सौदा करना ही नहीं चाह रहे, लेकिन फिर क्या किया अंग्रेजों ने, गांव के जो मुखिया होते हैं उसको पकड़ लिया, उसको डरा धमका कर जबरदस्ती बाध्य करके साइन करवाने पड़े कि आपको साइन करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मुखिया ने साइन कर दिया, अब गांव वालों के लिए बर्डन हो गया, करना पड़ेगा।
नील को उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था, बहुत कम ब्याज दर पर। उन्होंने बोला कि ब्याज दर है ही नहीं, जो साहूकारों से, महाजन से जो लेकर आ रहे थे उससे कम ब्याज दर पे हम आपको देंगे लोन। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार किसी से तो अच्छा है। रेतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आप हमको नील दो, बाकी आपको जो करना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता। अब वो कर्ज था कि नील का पैसा था, देखा जाए तो नील दोगे तो पैसे मिलेगा ना, तो उसको कर्ज बोल के लेते थे कि आपका कर्ज है और अगले साल के लिए फिर वापस आप काम करो। तो ये चक्र चलता चला गया और जो रैयत थे वो इसकी ओर खींचे चले गए और रैयत जो है वो फंस गए उस चक्र में। तो रैयतों की समस्या क्या थी? हमने निज खेती की समस्या भी समझ ली। रैयती खेती की समस्या क्या थी? जो किसान पहले से इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, अब उन्हें वास्तव में पता चलने लगा, जल्द ही समझ में आ गया था कि ये बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था है, ये सही नहीं है। शुरुआत में तो उनको लगा कि बड़ा अच्छा है कि भाई हमको मिल रहा है, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो आकर्षण था लोन का, उसकी वास्तविकता पता चली और किसान को लगा कि ये तो अत्याचार हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा दमनकारी नीति है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। उनको नहीं पता कि भाई भारत की नील अंग्रेज लोग यूरोप में इतने दाम पर बेच रहे, क्योंकि यूरोप में तो भारत की नील की अलग ही बात थी, उनको तो इतना पैसा मिल भी नहीं रहा था। तो ऐसे में भारतीय नील का इतना पैसा उनको मिला ही नहीं, लेकिन कम से कम पैसा में काम कर रहे थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे। मान लो किसान के पास में बहुत बड़ा खेत है, अब इस खेत में इतना वाला हिस्सा जो है सबसे बढ़िया है, ये काली मिट्टी वाला ज़्यादा उपजाऊ है, काली मिट्टी वाला खेत है ये और काफ़ी उपजाऊ है। तो वो चाहते कि आप नील की खेती इसमें करो, जबकि वो तो बोलते कि भाई हमारे सबसे उपजाऊ जमीन में हम लोग नील की खेती क्यों करें, हम तो उसमें वही खेती करेंगे जो हमें चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि सबसे अच्छी जमीन पर आप वही खेती करो। तो लेकिन नील के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। क्यों? क्योंकि भले ही आज वो जमीन बहुत पावरफुल है, लेकिन अगले साल खत्म हो जाएगी, क्योंकि नील में इतनी खतरनाक ताकत थी कि वो सारा निचोड़ खींच लेती उर्वरकता। और उस समय कोई फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह कुछ थे नहीं कि भाई आप खाद ला डाला और मिट्टी की उर्वरता बढ़ा दी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती भी नहीं की जा सकती, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी नील की खेती। यानी नील की खेती जमीन को इतना तक बंजर बना देती थी कि उसके बाद कोई फसल भी उगाते, धान भी उगाते तो वो भी नहीं उगता। तो आप सोच सकते थे कि नील की खेती ने कितना नुकसान किया रैयतों को। दोस्तों, तो आज हमने ये समझा कि नील की खेती कैसे होती है और नील की खेती के दो अलग अलग प्रकार के बारे में हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की है। जैसे मैंने एक प्रकार बताया आपको निज खेती और दूसरा प्रकार बताया रैयती खेती। अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर तो घबराने की जरूरत नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है आपके लिए दूसरा विकल्प, magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो आप यहाँ आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको देखना है सीबीएसई क्लास 6 से क्लास 12 तक हिंदी मीडियम के लिए पढ़ना है। सीबीएसई क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप अपना क्लास भी देख लो, क्लास 8। जैसे ही आप क्लास 8 पर क्लिक करेंगे वैसे आप पहुँच जाएंगे अपने क्लास 8 के टीचर के पास। आप चाहे तो आप यहाँ से दूसरे कोर्स भी देख सकते हैं, देखो कितने सारे कोर्स है, सारे के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। अब आपको करना क्या है, वॉच नाउ पर जाओ, वॉच नाउ पर क्लिक करो और जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपका वो जो सब्जेक्ट जिस पर आपने क्लिक किया उसके सारे के सारे सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे। देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब कुछ तो मिलेगा आपको और लेक्चर भी यहाँ पर दिखाई देगा, आपको जो मर्जी वो लेक्चर सुन सकते हो। जैसे आपने किसी पर क्लिक किया वैसे आपका लेक्चर हो गया शुरू। अब आप बहुत ही आराम से अपने वीडियो को देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।